आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। और चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज की तारीख है 19 नवंबर 2025 और आज का दिन बहुत खास है। आज की सुर्खियां सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि ये दिखाती हैं कि हमारे देश के जो कोर सिस्टम्स हैं, जो इसकी नींव हैं, उन्हें कैसे परखा जा रहा है। कोर्स सिस्टम्स को परखा जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी फ्रेमिंग है। बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण और विकास के बीच की लक्ष्मण रेखा परखी जा रही है। अच्छा। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों के रिश्ते परखे जा रहे हैं और हमारे सुरक्षा बल वो एक नए शहरी किस्म के उग्रवाद से परखे जा रहे हैं। मतलब आज हम सिर्फ घटनाओं को नहीं बल्कि उन व्यवस्थाओं की बात करेंगे जिन पर ये देश चलता है और वो किन चुनौतियों से गुजर रही हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यायपालिका की उस बड़ी परीक्षा की बात करते हैं जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस पर एक ऐसा फैसला दिया है जिसने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। बिल्कुल। हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जजों वाली बेंच ने अपने ही एक पुराने फैसले को, जो 16 मई 2025 को दिया गया था, उसे पलट दिया है। अच्छा, उसे वापस ले लिया है। हाँ, उस पुराने फैसले में एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को ग्रॉस इलीगैलिटी यानी घोर अवैधता कहा गया था। एक मिनट, एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, इसका मतलब आसान भाषा में क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, बिल्डिंग बना दी, फैक्ट्री लगा दी और फिर बाद में आप पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेने गए। तो पुराने फैसले ने इस प्रैक्टिस पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। और अब इस नई बेंच ने उस रोक को एक तरह से हटा दिया है। लेकिन ये फैसला एक मत से नहीं आया, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। सही कहा। बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस के विनोद चंद्रन थे और फैसला आया 2-1 की मेजॉरिटी से। मतलब 2 जज पक्ष में थे और एक विपक्ष में। जी। और अब ये पूरा मामला एक बड़ी बेंच को भेजा जाएगा। तो यूपीएससी मेंस के लिए हमें दोनों पक्षों के तर्कों को गहराई से समझना होगा। पहले बहुमत की राय से शुरू करते हैं। हाँ, तो बहुमत की राय जो सीजेआई गवाई और जस्टिस चंद्रन ने दी, उनका सबसे बड़ा तर्क था प्रैक्टिकलिटी और आर्थिक हकीकत का। सीजेआई ने कहा कि अगर हम 16 मई के पुराने फैसले को जस का तस लागू कर देते तो देश पर डेविस्टेटिंग इफेक्ट पड़ता। एक विनाशकारी प्रभाव। लेकिन एक मिनट, कानून तो कानून है। अगर कोई चीज अवैध है तो उसके आर्थिक प्रभाव को देखकर उसे जायज कैसे ठहराया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और उन्होंने सिर्फ आर्थिक तर्क नहीं दिया, बल्कि उसे पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित से जोड़ा। उन्होंने एक सवाल उठाया, क्या हजारों करोड़ रुपए के बन चुके प्रोजेक्ट्स को गिरा देना जनहित में होगा? उन्होंने कहा कि ऐसा करना पब्लिक रिसोर्सेज यानी जनता के पैसे को डस्टबिन में फेंकने जैसा होगा। और अपने इस तर्क को वजन देने के लिए उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए होंगे। बिल्कुल, और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के 24 बड़े प्रोजेक्ट्स, जिनकी कुल लागत है 28,293 करोड़, वो इस फैसले की वजह से अटके हुए थे। 28,293 करोड़ रुपए। जी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के 29 प्रोजेक्ट्स, जिनकी लागत है 11,168 करोड़, वो भी रुके हुए थे। 11,168 करोड़ रुपए। मतलब कुल मिलाकर लगभग 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स दांव पर लगे थे। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये रकम भारत सरकार के पूरे साल के ग्रामीण सड़क कार्यक्रम, मतलब पीएम ग्राम सड़क योजना के बजट के लगभग बराबर है। अच्छा, इतना बड़ा आंकड़ा है ये। और बात यही खत्म नहीं होती। अगर इन बने बनाए प्रोजेक्ट्स को गिराया जाता तो सरकारी खजाने को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान होता। और ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो सीधे जनता से जुड़े हैं, जैसे ओडिशा में 962 बेड वाला आईएम्स अस्पताल, कर्नाटक में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और दिल्ली में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए एक मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट। तो बहुमत का कानूनी आधार क्या था? उन्होंने कानून की क्या व्याख्या की? उनका कहना था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में ऐसा कहीं भी सीधे तौर पर नहीं लिखा है कि काम शुरू होने के बाद क्लियरेंस नहीं दी जा सकती।
उन्होंने कहा कि असाधारण मामलों में जब नुकसान की भरपाई हो सकती है और प्रोजेक्ट का सामाजिक फायदा उसे गिराने के नुकसान से ज्यादा है तो ऐसी मंजूरी दी जा सकती है। ठीक है, ये तो हुई बहुमत की बात। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, जस्टिस उज्जल भुयन का डिसेंट, यानी उनकी असहमति। जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उस ओरिजिनल बेंच का भी हिस्सा थे जिसने 16 मई का फैसला दिया था। उन्होंने 97 पेज का एक बहुत मजबूत असहमति पत्र लिखा। उन्होंने क्या तर्क दिया? उनका कहना था कि बहुमत का ये फैसला एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस के फंडामेंटल्स को ही नजरअंदाज कर रहा है। मतलब पर्यावरण कानून के जो मूल सिद्धांत हैं उनको नजरअंदाज कर रहा है। हाँ, यानी पिछले 30-40 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण कानून के जो सिद्धांत बनाए हैं, ये फैसला उनकी जड़ पर हमला है। और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा है? वो है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, यानी एहतियाती सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का आकलन नुकसान होने से पहले करना होगा, न कि बाद में। अच्छा, बाद में मंजूरी देना। तो ऐसा हुआ कि आपने पहले पेड़ काट दिए और फिर पूछ रहे हैं कि क्या मैं इन्हें काट सकता था? जस्टिस भुयन ने कहा कि एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस पर्यावरण के लिए एक अनैथेमा है, मतलब एक अभिशाप है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट वायोलेटर्स यानी कानून तोड़ने वालों को ही एक तरह से इनाम दे रहा है। बिल्कुल। उन्होंने दिल्ली के जानलेवा स्मॉग का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि पर्यावरण को हल्के में लेने के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। तो अब एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इसका क्या मतलब है? इस पूरी बहस से क्या टेक अवे है? देखिए, जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के लिए ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। ये डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की बहस का सबसे ताज़ा उदाहरण है। इसमें 3 की कॉन्सेप्ट समझने होंगे। कौन कौन से? पहला, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, यानी जो प्रदूषण करेगा वो उसकी भरपाई करेगा। और तीसरा, फैट अकॉम्प्ली का सिद्धांत। फैट अकॉम्प्ली, ये क्या है? सामने जाकर कहती हैं कि अब तो ये बन चुका है, अब इसे गिराने से देश का नुकसान होगा, इसलिए हमें क्लियरेंस दे दीजिए। तो ये केस दिखाता है कि ये प्रवृत्ति कितनी गहरी है और इसमें सरकारी एजेंसियां खुद सबसे बड़ी वायोलेटर हैं। एग्जैक्टली। ये एक सिस्टेमिक फेलियर को उजागर करता है। बहुत बढ़िया विश्लेषण। चलिए अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस में उस दूसरी परीक्षा पर चलते हैं जो हमारे फेडरलिज्म यानी संघवाद से जुड़ी है। 16वें वित्त आयोग यानी 16th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। जी हाँ, इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनागरिया और इस आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से लेकर अगले 5 सालों यानी 31 मार्च 2031 तक लागू होंगी। और प्रीलिम्स के लिए ये जरूरी है कि फाइनेंस कमीशन का गठन संविधान के आर्टिकल 280 के तहत होता है। बिल्कुल। इसे भारत के फिस्कल फेडरलिज्म यानी वित्तीय संघवाद का वास्तुकार समझिए। इसका मुख्य काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से आए पैसे का बंटवारा करना। और इसके 2 हिस्से होते हैं, राइट? हाँ, पहला है वर्टिकल डिवोल्यूशन, मतलब केंद्र को कुल टैक्स का कितना हिस्सा मिलेगा और राज्यों को कितना। और दूसरा हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, मतलब राज्यों को जो हिस्सा मिला वो अलग-अलग राज्यों में आपस में कैसे बंटेगा। और यहीं पर असली टकराव की स्थिति बन रही है, जिसे नॉर्थ साउथ विवाद भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, वर्टिकल डिवोल्यूशन पर तो ज्यादातर राज्यों की मांग सीधी है। वो चाहते हैं कि डिविजिबल टैक्स पूल में राज्यों का हिस्सा मौजूदा 41% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। लेकिन असली जंग हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के फॉर्मूला को लेकर है। हाँ, अभी के फॉर्मूला में सबसे ज्यादा वेटेज यानी 45% इनकम डिस्टेंस नाम के पैरामीटर को दिया जाता है। ये इनकम डिस्टेंस क्या चीज है? इसे आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। इनकम डिस्टेंस का मतलब है कि किसी राज्य की पर कैपिटा इनकम देश के सबसे अमीर राज्य जो कि हरियाणा है उसकी पर कैपिटा इनकम से कितनी दूर है या कितनी कम है। अच्छा। तो जिस राज्य की दूरी जितनी ज्यादा होगी, मतलब वो जितना गरीब होगा, उसे उतना ज्यादा हिस्सा मिलेगा। ये फॉर्मूला आबादी को भी इनडायरेक्टली वेटेज देता है। और इसी वजह से ज्यादा आबादी वाले और कम आय वाले उत्तरी राज्यों को ज्यादा फंड्स मिलते हैं। और दक्षिणी राज्य जो ज्यादा अमीर हैं और जिनकी आबादी नियंत्रण में है, वो इसी का विरोध कर रहे हैं। तो उनकी मांग क्या है? वो चाहते हैं कि इनकम डिस्टेंस का वेटेज 45% से कम किया जाए। जैसे तमिलनाडु इसे 35% करना चाहता है। लेकिन इस बार एक नई और बहुत विवादास्पद मांग सामने आई है। वो क्या है? तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों ने कहा है कि नेशनल जीडीपी में उनके योगदान के लिए 15% का वेटेज फॉर्मूला में शामिल होना चाहिए।
वो कह रहे हैं कि हम देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, तो हमें उसका इनाम मिलना चाहिए। अगर ये मांग मान ली गई तो इसका असर क्या होगा? इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। ये नॉर्थ साउथ फिस्कल डिवाइड यानी उत्तर और दक्षिण के बीच की वित्तीय खाई को और चौड़ा कर देगा। जो राज्य पहले से अमीर हैं, वो और अमीर हो जाएंगे। और जो पिछड़े हैं उन्हें विकास के लिए और कम पैसा मिलेगा। ये तो भारत के संतुलित क्षेत्रीय विकास के विचार के खिलाफ जा सकता है। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है लोकल बॉडीज यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को लेकर। पिछले वित्त आयोगों ने उन्हें लमसम ग्रांट्स दिए थे। क्या इस बार आयोग ने परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स के लिए कोई स्थिर फ्रेमवर्क बनाया है जिससे जमीनी स्तर पर विकास को गति मिले? इसका जवाब तो रिपोर्ट पब्लिक होने पर ही मिलेगा। ठीक है। पॉलिटी में आज की तीसरी बड़ी खबर भी केंद्र राज्य संबंधों से ही जुड़ी है, लेकिन इस बार मामला चुनाव आयोग के साथ है। केरल सरकार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जी, मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश में इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूचियों का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहा है। केरल में ये काम 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलना है। और दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि केरल में 9 और 11 दिसंबर को स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडी के चुनाव होने हैं। ओहो, तो डेट्स क्लैश कर रहे हैं। हाँ, और राज्य सरकार का कहना है कि दोनों काम एक साथ करना नियर इम्पॉसिबिलिटी है, यानी लगभग नामुमकिन है। ये प्रशासनिक तौर पर इतना मुश्किल क्यों है? आंकड़ों को देखिए। एसआईआर के काम के लिए 1,76,000 सरकारी कर्मचारी और 68,000 पुलिसकर्मी चाहिए। इसके अलावा लोकल बॉडी चुनावों के लिए एक अलग मशीनरी चाहिए। राज्य सरकार कह रही है कि हमारे पास इतनी ट्रेंड पर्सनल ही नहीं है कि हम दोनों काम एक साथ करा सकें। ये तो सिर्फ एक प्रशासनिक नहीं बल्कि संवैधानिक टकराव भी लग रहा है। है, बिल्कुल है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो एक साफ सुथरी और अपडेटेड मतदाता सूची तैयार रखे, और दूसरी तरफ संविधान के आर्टिकल 243E और 243U के तहत राज्य सरकार का ये संवैधानिक कर्तव्य है कि वो समय पर स्थानीय चुनाव कराएं। अब ये दोनों जिम्मेदारियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। और जैसा आपने शुरू में कहा था कि ये समस्याएं सिस्टम को टेस्ट कर रही हैं, ये सिर्फ केरला की समस्या नहीं लगती हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक सिस्टमिक इशू है। तमिलनाडु का उदाहरण लीजिए। वहां जिन सरकारी स्कूल के शिक्षकों को बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs बनाकर एसआईआर के काम में लगाया गया है, वो अपना पूरा दिन इसी काम में लगा रहे हैं। तो नतीजा ये कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही सरकारी वर्कफोर्स पर मल्टीपल क्रिटिकल टास्क का बोझ डालने से दूसरी जरूरी सेवाएं ठप पड़ जाती हैं। क्या इस चुनौती का कोई तकनीकी समाधान हो सकता है? एक उम्मीद की किरण वेस्ट बंगाल से दिखी है। वहां ईसी की टीम इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ियों, डुप्लिसिटीज और फर्जी वोटरों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। ये तो एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम हो सकता है। हाँ, अगर ये सफल होता है तो ये भविष्य में ऐसी प्रशासनिक चुनौतियों को बहुत कम कर सकता है। हालांकि इस पूरे मामले का एक राजनीतिक पहलू भी है, जहां कांग्रेस पार्टी ने ईसी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है, जिससे ये मुद्दा और भी संवेदनशील हो गया है। तो ये थी हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की गहन चर्चा। अब उस तनाव से आगे बढ़ते हैं जो राज्यों के बीच है, और उस तनाव को देखते हैं जो हमारे देश के ट्रेड बैलेंस में दिख रहा है। अर्थव्यवस्था की तरफ रुख करते हैं, और यहाँ एक चिंताजनक खबर है। बिल्कुल, भारत का व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। क्या आंकड़े हैं? अक्टूबर 2025 में हमारा गुड्स ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड 41.68 बिलियन। 41.68 बिलियन डॉलर्स। जी, 41.68 बिलियन डॉलर्स। मैं फिर से दोहराती हूँ, 41.68 बिलियन डॉलर्स। जी। और गुड्स एक्सपोर्ट्स में साल दर साल 11.8% की गिरावट आई। ये गिरावट क्यों आई और ये हमें क्या बताती है? अगर हम गहराई में जाएं, तो ये गिरावट मुख्य रूप से लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में है। वो सेक्टर जो सबसे ज्यादा नौकरियां देते हैं, जैसे टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, जिसमें कॉटन यार्न का निर्यात 13.31% गिरा और रेडीमेड गारमेंट्स का 12.88% गिरा। इंजीनियरिंग गुड्स, जो हमारा एक बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है, उसमें 16.71% की भारी गिरावट आई है। इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था के वो हिस्से कमजोर हो रहे हैं जो आम लोगों को रोजगार देते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? क्या दुनिया में मांग कम हो गई है? इसका एक बड़ा कारण है हमारी यूएस मार्केट पर अत्यधिक निर्भरता। यूएस हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, और यूएस को होने वाले हमारे निर्यात में 9% की गिरावट आई है। और ये गिरावट ये यूएस द्वारा अगस्त में लगाए गए 50% टैरिफ्स का सीधा असर दिखाता है।
ये हमें सिखाता है कि अपनी सारी उम्मीदें किसी एक बाजार पर लगाना कितना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा चिंताजनक है, जैसा मुझे लग रहा है। आप सही समझ रही हैं। एक तरफ हमारे एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे इंपोर्ट्स यानी आयात बेतहाशा बढ़ रहे हैं। और ये बढ़ोतरी तेल या मशीनरी की वजह से नहीं हुई है। तो फिर किस वजह से हुई है? कीमती धातुओं यानी प्रेशियस मेटल्स की वजह से। गोल्ड इंपोर्ट्स पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 गुना बढ़कर $4.92 बिलियन हो गए और सिल्वर इंपोर्ट्स तो 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए। 5 गुना? तो क्या इसका मतलब ये है कि लोग दिवाली और शादी के सीजन के लिए सोना चांदी खरीद रहे हैं? ये सिर्फ त्योहारी मांग नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर साल इतना बड़ा उछाल आता। ये आंकड़े एक गहरे आर्थिक संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या संकेत? इसे आप क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकती हैं। जब लोगों को अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर अनिश्चितता होती है, जब उन्हें लगता है कि महंगाई बढ़ेगी या रुपया और कमजोर होगा, तो वो खुद को बचाने के लिए सोने चांदी जैसी सुरक्षित संपत्ति में निवेश करते हैं। ये एक हेजिंग बिहेवियर है। मतलब ये ट्रेड डेफिसिट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि ये जनता के भरोसे का एक आईना भी है। बिल्कुल। ये बताता है कि देश के आम नागरिक हमारी आर्थिक नीतियों की स्थिरता को लेकर चिंतित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंसाइट है। चलिए अर्थव्यवस्था के दूसरे बड़े पैराडॉक्स पर चलते हैं, अनाज की खरीद और सब्सिडी। ये एक ऐसी पहेली है जो सालों से हमारी नीतियों को परेशान कर रही है। एक तरफ हमारे गोदाम चावल से भरे पड़े हैं और दूसरी तरफ सरकार फूड सब्सिडी पर हर साल लाखों करोड़ों खर्च कर रही है। हमारे पास कितना सरप्लस है? आंकड़ों को देखें तो 1 अक्टूबर को सेंट्रल पूल में चावल का स्टॉक 356.1 लाख टन था, जबकि हमें बफर स्टॉक और पीडीएस की जरूरत के लिए सिर्फ 102.5 लाख टन की जरूरत है। मतलब जरूरत से 3.5 गुना ज्यादा चावल हमारे गोदामों में पड़ा है। हाँ, और शायद सड़ रहा है। और इस सरप्लस को बनाए रखने की कीमत बहुत भारी है। सरकार हर साल फूड सब्सिडी पर लगभग 2 लाख करोड़ खर्च करती है। इस समस्या की जड़ क्या है? इसकी जड़ है हमारी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नीति, जो धान की अशोर्ट खरीद की गारंटी देती है। इससे पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के किसानों को धान उगाने के लिए एक परवर्टेड इंसेंटिव मिलता है। भले ही वहां पानी का स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा हो और देश को दालों और तिलहन की ज्यादा जरूरत हो। एग्जैक्टली। और इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस की लीकेज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, वो तो है ही। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 28% अनाज पीडीएस में बर्बाद हो जाता है या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस क्या हो सकती हैं? पहला, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एक मिशन मोड में चलाना होगा। किसानों को दालें, तिलहन और मोटे अनाज उगाने के लिए सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि वित्तीय सहायता और बाजार की गारंटी देनी होगी। दूसरा सुझाव यह है कि जब हमारे पास इतना सरप्लस है, तो हमें किसानों को चावल का स्वतंत्र रूप से निर्यात करने की अनुमति देनी चाहिए, न कि मनमाने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, जमीनी संस्थाओं को मजबूत करना। खरीद प्रक्रिया को एफसीआई जैसी बड़ी ब्यूरोक्रेटिक एजेंसियों से लेकर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजीज को देना चाहिए, जैसा कि वेस्ट बंगाल में सफलतापूर्वक किया गया है। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और प्रक्रिया ज्यादा कुशल बनेगी। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर। यहाँ भारत एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक और नैतिक दुविधा में फंसा हुआ है। आप बांग्लादेश और शेख हसीना के मामले की बात कर रहे हैं? जी। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए मौत की सजा सुनाई है। और ये सजा उनकी गैर मौजूदगी में दी गई है, क्योंकि वो तो भारत में है। हाँ, वो पिछले अगस्त में बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से नई दिल्ली में एक ऑनर्ड गेस्ट के तौर पर रह रही हैं। अब बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं, वो भारत से उनके एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग करने की तैयारी में है। जी। और ये भारत के लिए बहुत ही नाजुक स्थिति है। तो हमारे पास विकल्प क्या है? ये मामला 2013 की इंडिया बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत आता है। भारत के सामने मोटे तौर पर 3 विकल्प हैं। पहला क्या है? पहला, भारत आईसीटी की वैधता को ही चुनौती दे सकता है। वो ये तर्क दे सकता है कि ये ट्रिब्यूनल एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, जैसा कि संधि में लिखा है, क्योंकि इस पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने के आरोप लगते रहे हैं। ठीक है। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है संधि में दिए गए अपवादों यानी एक्सेप्शंस का इस्तेमाल करना।
2013 की संधि में कई ऐसे क्लॉज हैं जो राजनीतिक अपराधों या ऐसे मामलों में प्रत्यर्पण से इनकार करने की इजाजत देते हैं जहां व्यक्ति को उसके राजनीतिक विचारों के कारण निशाना बनाया जा रहा हो। और तीसरा, अगर हम प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो क्या होगा? अगर भारत अनुरोध स्वीकार कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि शेख हसीना को तुरंत सौंप दिया जाएगा। भारत में एक पूरी कानूनी प्रक्रिया चलेगी। एक एक्स्ट्रेडिशन ट्रायल होगा जहां शेख हसीना को भारतीय अदालतों में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया हो सकती है। इस पूरे मामले का भू राजनीतिक महत्व क्या है? ये घटना बांग्लादेश में पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक बदले की भावना के एक खतरनाक चक्र को दिखाती है। अवामी लीग के हटने से जो पॉलिटिकल वैक्यूम बना है, उससे दबी हुई इस्लामिस्ट ताकतें फिर से सिर उठा सकती हैं। और भारत के लिए? भारत के लिए, जिसकी बांग्लादेश के साथ एक लंबी और पोरस बॉर्डर है, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत को कूटनीतिक प्रोटोकॉल और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक बहुत ही महीन संतुलन साधना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दूसरी बड़ी खबर पश्चिम एशिया से है, गाजा को लेकर। हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी ने गाजा में सुरक्षा और शासन के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तैयार किए गए एक ब्लूप्रिंट को मंजूरी दे दी है। और वोटिंग कैसे हुई? प्रस्ताव के पक्ष में 13 वोट पड़े, जबकि रशिया और चाइना ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, यानी वे एब्स्टेन रहे। इस अमेरिकी योजना के मुख्य बिंदु क्या हैं? इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, गाजा में सुरक्षा और डीमिलिटराइजेशन के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ तैनात की जाएगी। दूसरा, शासन चलाने के लिए बोर्ड ऑफ पीस नाम की एक अंतरिम प्रशासनिक इकाई बनेगी, जिसकी निगरानी सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। और तीसरा, फिलिस्तीनी सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्णय के लिए एक क्रेडिबल पाथवे बनाने का वादा किया गया है। लेकिन क्या ये योजना काम करेगी? इसमें चुनौतियां तो बहुत होंगी। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। हमास ने इस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया है और हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। और इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट? अमेरिका एब्राहम अकॉर्ड्स के तहत सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच संबंध सामान्य कराना चाहता है, लेकिन सऊदी अरब की शर्त है कि पहले फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक क्रेडिबल पाथवे बने। ये यूएनएससी प्रस्ताव उस दिशा में एक छोटा सा कदम है, लेकिन जमीन पर इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इजराइल की आंतरिक राजनीति क्या रोक लेती है। मुझे लगता है यहाँ एक पल रुककर ये सोचना चाहिए कि हमने इस क्षेत्र में शांति के लिए कितने ही ब्लूप्रिंट और प्लान्स आते जाते देखे हैं। चुनौती कभी प्लान में नहीं होती, बल्कि जमीन पर पॉलिटिकल विल की कमी में होती है। बहुत सही कहा आपने। ऐसा लगता है हम वही फिल्म दोबारा देख रहे हैं, बस स्क्रिप्ट थोड़ी बदल गई है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, और यहाँ सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE के खिलाफ कार्रवाई में टॉप माओवादी कमांडर मांडवी हिडमा मारा गया है। जी, माधवी हिडमा, जो CPI MOist की सेंट्रल कमेटी का सदस्य और उनका सबसे खूंखार आदिवासी चेहरा था, आंध्र प्रदेश के अलूरी सीतारामा राजू जिले में एक मुठभेड़ में मारा गया। उसके साथ और भी लोग थे? हाँ, उसके साथ उसकी पत्नी और 4 गार्ड भी मारे गए। ये पिछले 20 सालों में माओवादी आंदोलन के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। हिडमा के बारे में कुछ और जानकारी? 51 साल का हिडमा 1991 में एक बाल सैनिक के तौर पर भर्ती हुआ था और वो PLJ बटालियन नंबर 1 का कमांडर था, जो माओवादियों की सबसे खतरनाक यूनिट है। उस पर 6 राज्यों में कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपए का इनाम था। और वो कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी था। हाँ, 2010 का ताड़मेटला हमला, जिसमें 76 CRPF जवान शहीद हुए थे, और 2013 का झीरम घाटी हमला, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस का लगभग पूरा नेतृत्व खत्म हो गया था। इन दोनों का मास्टरमाइंड हिडमा ही था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कागर। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था कि हर सिस्टम टेस्ट हो रहा है, तो क्या यहाँ भी कोई नई चुनौती उभर रही है? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही गंभीर चुनौती है। खतरा अब बदल रहा है, जंगल से शहर की ओर। मतलब? जिस दिन हिडमा मारा गया, ठीक उसी दिन एक और ऑपरेशन में आंध्र प्रदेश पुलिस की ऑक्टोपस यूनिट ने राज्य के 5 जिलों से 51 शहरी माओवादियों को गिरफ्तार किया। एक ही दिन में 51 गिरफ्तारियां? हाँ, ये पहली बार है कि शहरी इलाकों से एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मैं इस बदलाव से हैरान हूँ। एक सुरक्षा बल इसके लिए कैसे तैयारी करता है? जंगल की लड़ाई और शहर की लड़ाई तो बिल्कुल अलग होगी। यही नई चुनौती है।
इसका मतलब है कि सुरक्षा बलों के दबाव के कारण माओवादी अब जंगलों से निकलकर शहरी केंद्रों में पनाह, भर्ती और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। तो हमारी रणनीति को भी बदलना होगा। जरूर। अब लड़ाई सिर्फ जंगल युद्ध की नहीं है। अब हमें अर्बन इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल ट्रैकिंग और उनके संस्थागत कवर जैसे कुछ एनजीओज या छात्र समूहों को बेनकाब करने पर ध्यान देना होगा। सैन्य खतरा भले ही कम हो रहा हो, लेकिन वैचारिक और वित्तीय खतरा एक नए और ज्यादा खतरनाक रूप में विकसित हो रहा है। आंतरिक सुरक्षा में दूसरी बड़ी खबर 10 नवंबर के लाल किला ब्लास्ट की जांच से जुड़ी है, जो एक और नए तरह के खतरे को उजागर करती है। हाँ, ये व्हाइट कॉलर टेरर का एक क्लासिक मामला है। जांच में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क का पता चला है, जो आतंक, वित्त और शिक्षा का एक खतरनाक गठजोड़ है। क्या पता चला है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने अल फला ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। और जो आत्मघाती हमलावर था, उमर उन नबी, वो खुद एक डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर था। और उसके साथ ही भी पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स थे, और वो सब फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। इसका मतलब है कि कट्टरपंथी नेटवर्क अब भर्ती और फंडिंग के लिए वैध शिक्षण संस्थानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। जांच में पता चला है कि अल सलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने नैक और यूजीसी की मान्यता का झूठा दावा किया और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से बड़ी रकम पैदा की और उसे पारिवारिक संस्थाओं में डाइवर्ट किया। ये दिखाता है कि हमें अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की निगरानी को और मजबूत करने की जरूरत है। और इस ब्लास्ट ने हमारी शहरी सुरक्षा की चूकों को भी उजागर किया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने किरायादारों का वेरिफिकेशन न करने पर 250 लोगों पर केस किया है, 20,000 नए सीसीटीवी लगाने की योजना बनाई है और एमसीडी भी अपनी 420 पार्किंग सुविधाओं में सुरक्षा बढ़ा रही है। सुरक्षा से ही जुड़ा एक और छोटा पर महत्वपूर्ण अपडेट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी नैप AMR 2.0 का। जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2025-2029 की अवधि के लिए नैप AMR का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR के खतरे से निपटना। AMR को एक साइलेंट पैंडेमिक भी कहा जाता है ना? हाँ, इसका मतलब है कि एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया पर असर करना बंद कर देती हैं, जिससे मामूली इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकता है। ये आधुनिक चिकित्सा जैसे सर्जरी और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इस नए प्लान का फोकस क्या है? इसका फोकस एंटीबायोटिक दवाओं के ओवरयूज और मिसयूज को रोकना है और इस लड़ाई में प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करना है। अब आते हैं सोशल जस्टिस पर, और यहाँ किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY में 2 जरूरी बदलाव किए हैं। हाँ, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है जो 2026 खरीफ सीजन से लागू होंगे। पहला नियम जंगली जानवरों के हमले से होने वाले फसल नुकसान से जुड़ा है। अच्छा, अब तक ये कवर नहीं होता था? नहीं, लेकिन अब इसे लोकलाइज्ड रिस्क कैटेगरी के तहत 5वें एड ऑन कवर के रूप में शामिल किया गया है। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी, खासकर उन इलाकों में जहां मानव वन्य जीव संघर्ष आम है। इसकी प्रक्रिया क्या होगी? किसानों को फसल खराब होने के 72 घंटे के भीतर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर जियो टैग तस्वीरों के साथ नुकसान की रिपोर्ट करनी होगी। इससे ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड जैसे राज्यों के किसानों को बहुत फायदा होगा। और दूसरा नियम धान की फसल के जलमग्न होने यानी पैडी इनंडेशन से जुड़ा है। इसे लोकलाइज कैलामिटी कवर के रूप में फिर से शामिल कर लिया गया है। इससे ओडिशा, असम, वेस्ट बंगाल जैसे तटीय और बाढ़ प्रभावित राज्यों के किसानों को मदद मिलेगी। सोशल जस्टिस में हमारा अगला टॉपिक बिहार चुनाव के हालिया नतीजों का एक विश्लेषण है, जो दिखाता है कि जीत के पीछे का सामाजिक समीकरण क्या था। CSDS लोकनीति का ये विश्लेषण दिखाता है कि एनडीए की जीत के पीछे जाति और वर्ग का ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ा कारण था। कैसे? आंकड़ों को देखें तो महागठबंधन MGB अपने पारंपरिक MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक से आगे नहीं बढ़ पाया। उन्हें मुस्लिम वोट का 70% और यादव वोट का 76% मिला, जो मजबूत है लेकिन जीत के लिए काफी नहीं था। तो एनडीए ने अपना कोalition कैसे बनाया? एनडीए ने एक बहुत व्यापक सामाजिक गठबंधन, एक ब्रॉड सोशल कोएलिशन बनाया। अपर कास्ट का 67% वोट एनडीए को मिला। कुर्मी क्वेरी जैसे डोमिनेंट ओबीसीज का 71% वोट उन्हें मिला। लोअर ओबीसीज, जिन्हें BCS भी कहते हैं, उनका 68% वोट एनडीए को गया और दलितों का भी 60% वोट एनडीए को मिला। तो ये दिखाता है कि एनडीए ने MY के जवाब में बाकी सभी जातियों को सफलतापूर्वक अपने साथ जोड़ा और एक बड़ी जीत हासिल की। बिल्कुल, ये विश्लेषण दिखाता है कि चुनावी राजनीति अब सिर्फ 2 समुदायों को जोड़ने से नहीं,
बल्कि एक इंद्रधनुषी गठबंधन बनाने से जीती जाती है। अब समय है कुछ क्विक प्रीलिम्स फैक्ट्स का। बिल्कुल, ये वन लाइनर्स रिवीजन के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस 19 से 25 नवंबर 2025 तक मनाया जा रहा है। दूसरा, नैप AMR 2.0 स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2025-2029 के लिए AMR से लड़ने हेतु लॉन्च किया गया। तीसरा, PMFBY एड ऑन कवर। जंगली जानवरों के हमले से फसल का नुकसान अब PMFBY में एक नया कवर है। चौथा, ऑपरेशन कारगर LWE के खिलाफ एक ऑपरेशन जिसमें माओवादी कमांडर माडवी हिडमा मारा गया। पांचवा, QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026। भारत की 103 यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में है, जो दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा है। लेकिन इसमें एक कैच है। IIT दिल्ली भारत में टॉप पर तो है, लेकिन ग्लोबल टॉप 200 में कोई भी भारतीय संस्थान नहीं है। सही। छठा, यमुना बोट टूरिज्म। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI और दिल्ली सरकार नेशनल वाटरवे 110 NW110 पर फेरी सेवाएं शुरू करेंगी। और सातवां, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP रूल्स 2025। नए नियमों में विकलांग व्यक्तियों को सहमति तंत्र में बच्चों से अलग माना गया है, जो उनके अधिकारों के लिए एक सकारात्मक कदम है। चलिए अब आते हैं इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। हम सिर्फ सवाल नहीं बताएंगे, बल्कि उस पर थोड़ी चर्चा भी करेंगे कि जवाब में क्या खास होना चाहिए। ठीक है। पहला प्रश्न। पहला प्रश्न GS पेपर 3 एनवायरनमेंट से। सुप्रीम कोर्ट का रेट्रोस्पेक्टिव EC पर फैसला संवैधानिक आदर्शों और निवेश की वास्तविकताओं के बीच संघर्ष को दिखाता है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और फेट अकॉम्प्ली के सिद्धांत के संदर्भ में इस न्यायिक संघर्ष का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इस सवाल का जवाब लिखते समय सबसे जरूरी क्या होगा? एक की थॉट स्टार्टर क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है ये तर्क देना कि ये मामला सिर्फ पर्यावरण बनाम विकास का नहीं है, बल्कि ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर का मामला है। अच्छा। ये स्थिति आई ही इसलिए क्योंकि सरकारी एजेंसियों ने समय पर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी नहीं की। तो समाधान सिर्फ कोर्ट के फैसले में नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में है, ताकि भविष्य में फेट अकॉम्प्ली की स्थिति ही ना बने। मतलब हमें बहुमत और असहमति दोनों के तर्कों का सम्मान करते हुए एक संतुलित निष्कर्ष देना होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा प्रश्न GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से। माडवी हिडमा का मारा जाना LWE के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मोड़ है, लेकिन शहरी माओवादी नेटवर्क का पता चलना एक नई चुनौती है। इस बदलाव से उत्पन्न चुनौतियों का मूल्यांकन करें और जवाबी नीति में समायोजन का सुझाव दें। इसका जवाब लिखते समय आपको सिर्फ समस्याओं को गिनाना नहीं है, आपको ये दिखाना है कि रणनीति में बदलाव कैसे होगा। जैसे जंगल युद्ध में काइनेटिक ऑपरेशन जरूरी थे, लेकिन शहरी लड़ाई में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मतलब ED, NIA की भूमिका, साइबर ट्रैकिंग और वैचारिक लड़ाई यानी काउंटर प्रोपेगेंडा ये ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो एक मल्टी एजेंसी इंटीग्रेटेड अप्रोच का सुझाव देना होगा। करेक्ट। और आज का आखिरी मेंस प्रश्न GS पेपर 2 पॉलिटी से। इलेक्टोरल टाइमिंग्स को लेकर चुनाव आयोग और राज्य सरकारों के बीच संघर्ष भारत के बहुस्तरीय चुनावी ढांचे में संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करता है। केरल और तमिलनाडु के उदाहरणों का उपयोग करते हुए प्रशासनिक और कानूनी निहितार्थों की जांच करें। इस सवाल का कोर है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और सिंक्रोनाइजेशन। आपको बताना होगा कि कैसे EC और राज्य चुनाव आयोगों के बीच बेहतर समन्वय की कमी से ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। और समाधान के तौर पर आप इलेक्टोरल रोल्स के लिए एक डेडिकेटेड परमानेंट स्टाफ रखने का सुझाव दे सकते हैं, ताकि शिक्षकों और दूसरे सरकारी कर्मचारियों को इस काम में न लगाना पड़े। आपको संवैधानिक कर्तव्यों के टकराव को रेखांकित करना होगा। बहुत बढ़िया। अब समय है आज के क्विज का। सवाल 1, हाल ही में गठित 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? A. NK सिंह, B. YV रेड्डी, C. अरविंद पनघड़िया या D. C. रंगराजन। इसका सही उत्तर है C. अरविंद पनघड़िया। सवाल 2, ऑपरेशन कागर किस समस्या से निपटने के लिए चलाया गया एक सुरक्षा अभियान है? A. तटीय सुरक्षा, B. वामपंथी उग्रवाद, C. साइबर अपराध या D. ड्रग तस्करी। सही जवाब है B. वामपंथी उग्रवाद LWE। और आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY में हाल ही में किस नए जोखिम को एड ऑन कॉलर के रूप में जोड़ा गया है? A. सूखा, B. ओलावृष्टि, C. जंगली जानवरों का हमला या D. कीटों का हमला। और इसका सही उत्तर है C. जंगली जानवरों का हमला।
तो ये थी आज की हमारी विस्तृत चर्चा। आज के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पर्यावरण और विकास की बहस को फिर से केंद्र में ला दिया है और संस्थागत विफलता को उजागर किया है। दूसरा, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भारत के नॉर्थ साउथ फिस्कल डिवाइड को प्रभावित कर सकती है, जो हमारे संघवाद के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तीसरा, LWE का खतरा जंगलों से निकलकर अब शहरों की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों को एक नई, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रणनीति की जरूरत है। और चौथा, PMFBI में सुधार से किसानों को जंगली जानवरों और बाढ़ जैसी स्थानीय आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी। तो आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।